श्रोताओं, इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में फोन पर जुड़ गई हैं डॉक्टर रेणु शुक्ला। डॉक्टर रेणु शुक्ला जानी मानी शिक्षाविद हैं और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग में प्रोफेसर हैं। आज हम आपसे बात करेंगे अभी हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत नई शिक्षा नीति पर। डॉक्टर रेणु शुक्ला, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। एक लंबे समय से नई शिक्षा नीति की प्रतीक्षा की जा रही थी और अंततः इसकी घोषणा कर दी गई। तो जो इस नीति की मुख्य बातें हैं, जो हाइलाइट्स हैं, वो क्या है आपकी नजर में? तो आप सही कह रहे हैं कि बहुप्रतीक्षित नीति थी 1986 और जो 92 में मॉडिफाई हुई थी, उसके बाद लंबे इंतजार के बाद ये नीति आई है। और इसमें मुझे लगता है ये बहुत संतुलित नीति है और काफी सुसंगत है। मैंने इसकी सबसे अच्छी जो बात लग रही है मुझे वो ये है कि एक कोहेरेंट और इंटीग्रेटेड नीति है जो बहुत सारी अच्छी बातें करती है, जैसे समानता की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात करती है, मानवता की बात करती है, सेवा भावना की बात करती है, संवैधानिक प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात करती है। यानी कुल मिलाकर जो उसके फंडामेंटल गाइडलाइन है, जो उसका उद्देश्य है वो बहुत अच्छा है, जिसमें माना गया है कि एक अच्छे व्यक्ति और एक अच्छे समाज का निर्माण शिक्षा का उद्देश्य है। और मुझे लगता है कि ये नीति इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये मानती है कि जो ज्ञान की प्रक्रिया है वो बच्चे के जन्म लेने से शुरू होती है और आजीवन चलती है। तो ये जिस तरह से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखती है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से लेकर के यूनिवर्सिटी तक के सभी स्तरों पर शिक्षक को समान महत्व दिया गया है, अलग अलग स्ट्रीम्स को समान महत्व दिया गया है और एक व्यवस्थित पॉलिसी बनाई गई है। और मुझे एक खास बात इसकी ये लगती है, इसमें इक्विटी और इंक्लूजन पे क्वालिटी से भी कहीं ज्यादा जोर दिया गया है। माना गया है कि अगर इक्विटी और इंक्लूजन होगा तो क्वालिटी आएगी। जब हम क्वालिटी पे जोर देते हैं तो कई बार बहुत सारे लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो उस चीज को इसमें एड्रेस किया गया है। तो इसकी सबसे खास बात जो हाईलाइट मुझे लगती है वो यही है कि ये छात्रों को भी तमाम सारे ऑप्शंस देती है अलग अलग लेवल्स पे। जैसे कभी भी शिक्षा ग्रहण करने और कोई परेशानी आ जाए तो उसे छोड़ के फिर वापस उसमें आ जाने के ऑप्शंस देती है, उनको विकल्प देती है कि वो एक ज्ञान की शाखा जिसमें वो पारंगत होना चाहते हैं उसके साथ साथ दूसरे विषयों में शिक्षा ग्रहण कर सकें। शिक्षकों को भी समान स्तर पर लाकर खड़ा करती है और टीचर सेंट्रिक है, ये भी मुझे इसकी एक खास बात लगती है। बजट बढ़ाना है या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात है, तो इस तरह से एक समेकित नीति मुझे ये लगती है। इसमें एक खास बात ये है कि जो प्राइमरी शिक्षा है या बेसिक शिक्षा है उस पर काफी जोर दिया गया, उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। इन परिवर्तन को आप किस तरह से देखती हैं? हाँ, मुझे ये परिवर्तन बहुत ही पॉजिटिव लगते हैं, क्योंकि अब देखिए कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो पहली बार शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण तरीके से देखी गई है, यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके शुरुआती 5 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसमें आंगनबाड़ी के साथ कोलैबोरेट करके कक्षा 2 तक का ये जो स्तर है, इससे पूरी तरह से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को आधार बना के बच्चों को एक तरह से खेलते खेलते ही सिखाने की जो प्रक्रिया है वहां से शुरुआत की गई है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद आगे के स्तर पे इसको कंटिन्यू किया गया है 5+3+3+4 का जो ये सिस्टम है, इसमें खास तौर से एक ये बहुत अच्छी बात है कि मातृभाषा या जो बच्चे के बोलने की अपनी भाषा है उसमें ज्ञान को महत्व देने की बात की गई है और कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो, जिस लेवल तक संभव हो, उसमें दिया जाना चाहिए। तो ये स्कूली शिक्षा के संदर्भ में मैं एक महत्वपूर्ण बात मानती हूँ। इसके अलावा एक इसमें कॉन्सेप्ट आया है स्कूल कॉम्प्लेक्स का। कई बार हमारे पास संसाधन नहीं होते हैं, तो अलग अलग तरह की फैकल्टीज नहीं आ पाती हैं, सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। एक जियोग्राफिकल एरिया को चुन के उसमें जो भी प्री प्राइमरी से लेकर के और आंगनबाड़ी सहित और जो हायर सेकेंडरी स्कूल तक हैं, उनको मिला के एक कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाना है जो एक टीम की तरह काम करेगा। और इसमें हर तरह का शिक्षक होगा, जिसमें स्पेशली एबल बच्चों के लिए शिक्षकों से लेकर के फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक टीचर्स जो अलग अलग स्कूल्स कई बार नहीं रख पाते हैं, जब ये मिलकर काम करेंगे तो फैकल्टी शेयर कर पाएंगे, रिसोर्सेज शेयर कर पाएंगे और एक टीम की तरह एजुकेशन को एक व्यवस्थित तौर पे आगे बढ़ा पाएंगे। ये भी मुझे जो स्कूल लेवल है उस पर एक बहुत अच्छी बात लगती है। और ये जो डिवीजन था हमारे यहाँ की आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंसेस का, जिसमें न सिर्फ विषय के स्तर पे डिवाइड पैदा किया था बल्कि हायरार्की भी समाज में बनाई थी कि साइंस का स्टूडेंट ज्यादा इंटेलिजेंट है या आर्ट्स का कम इंटेलिजेंट है। इस हायरार्की को भी समाप्त किया गया और सबको समान स्तर पे लाया गया है। फाइन आर्ट्स है, संगीत है, फिजिकल एजुकेशन है या कुछ भी है, सब बराबरी के स्तर पे होंगे। और टीचर्स में भी जो प्राइमरी का टीचर है और जो सेकेंडरी का टीचर है,
सभी के लिए ज्ञान समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये जो काम इस एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है, ये प्राइमरी शिक्षा के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ और काम किए गए हैं, जैसे जीडीपी का कहा गया है कि 6% शिक्षा पे खर्च किया जाना चाहिए और कुल खर्च का 20% किया जाना चाहिए। ये टारगेट है, अचीव हो पाएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये अच्छी बात है। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन का विस्तार किया गया, ये भी स्कूली शिक्षा के संदर्भ में मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो पहले 6 से 14 वर्ष का एज ग्रुप इसमें शामिल था, अब इसमें 3 से 18 वर्ष के एज ग्रुप के बच्चों को शामिल किया गया है। ये एक बहुत पॉजिटिव बात मुझे लगती है। जो पहली शिक्षा नीति थी उसमें भी एक त्रिभाषा फार्मूला था, इस बार किस तरह से ये उससे भिन्न है? ये भिन्न नहीं है, ये बात पहले से हमारा टारगेट रहा कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में कम से कम शुरुआती स्तर से बच्चों को शिक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन ये कभी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अगर इस बार हो जाए तो ये बड़ी बात होगी। इस बार चेंज ये है कि 2 भाषाएं कम से कम भारतीय भाषाएं होनी चाहिए, जो 3 भाषाएं बच्चा जाने, और कम से कम हर बच्चा 3 भाषाएं जरूर जाने, ये बात है। इसमें पहले ड्राफ्ट में हिंदी को इंक्लूड किया गया था कि एक भाषा उनमें से हिंदी होगी, पर बाद में फाइनल ड्राफ्ट में वो हटा दिया गया है और 2 भारतीय भाषाओं की बात की गई है। तो जिस तरह का सिस्टम हमारा अभी चला आ रहा है, उसमें ये देखने वाली बात होगी कि क्या हम व्यवहारिक तौर पे इसको ला पाएंगे और क्या स्कूल जो है वो क्षेत्रीय भाषाओं को और हिंदी को और भारतीय भाषाओं को प्रमोट करने, उनमें पुस्तकें उपलब्ध कराने और कंटेंट उपलब्ध कराने में सफल होंगे, जिसकी बात इस शिक्षा नीति में की गई है। हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी वो स्मरण शक्ति पर बहुत ज़्यादा जोर देती थी, उसके चाहे जो भी कारण है, और बाद में यही एक रटने वाली स्थिति आ गई थी। लेकिन इस बार जो बात की गई है वो ये की गई है कि उनकी जो क्षमता है उसका मूल्यांकन किया जाएगा। ये एक बड़ा शिफ्ट है हमारी पूरी शिक्षा नीति पर। प्राचीन शिक्षा पद्धति में भी स्मरण शक्ति पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन तार्किक क्षमता और जो समीक्षात्मक या जो आलोचनात्मक क्षमता है व्यक्ति की, उस पर प्राचीन काल में भी मुझे लगता है उतना ही जोर था। पूरा औपनिवेशिक जो हमारा लिटरेचर है वो पूरा तर्क पे आधारित है, बहस पे आधारित है, जिसमें बहुत आर्ग्यूमेंट हमको मिलता है और अलग अलग क्लासेस के लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट मिलता है। इस शिक्षा पद्धति में उसको खास तौर से एम्फसाइज किया गया, ये अच्छी बात है कि उसको हाईलाइट किया गया है कि व्यक्ति में साइंटिफिक टेम्पर का विकास किया जाए, एजुकेट नॉलेज का विकास किया जाए, या उसमें तार्किक क्षमता का विकास किया जाए, उसमें एनालिटिकल पावर हो, शोध की प्रवृत्ति विकसित की जाए। इसको खास तौर से रेखांकित किया गया है। इसका मतलब कि ये एक बड़ा शिफ्ट है और इससे अब ज्यादा जोर होगा कि व्यक्ति सिर्फ चीजों को जाने नहीं, बल्कि उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसमें एक क्रिटिकल एनालिसिस करने की पावर डेवलप हो। और ये फिर जो हम देखते हैं ना कि जो इंटीग्रेटेड यूजी प्रोग्राम है, उसमें जो ये लास्ट का 1 साल जो जोड़ा गया है, उस क्षमता के विकास के लिए संभवतः काफी काम मदद करेगा। और स्कूली स्तर पे भी इस शिक्षा पद्धति में इसको खास तौर से इस पर जोर दिया गया है और ये मुझे लगता है कि एक अच्छी सकारात्मक बात है। आपने अंडर ग्रेजुएट की बात की, तो उच्च शिक्षा में भी काफी परिवर्तन किए गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जी, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। एक तो परिवर्तन स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों के संबंध में ये किया गया है कि रेगुलेटरी बॉडीज और जो फंक्शनिंग बॉडीज हैं और जो फंडिंग करती हैं, ये अलग अलग एक ही के हाथ में सारी चीजें नहीं है। तो यहाँ भी यूजीसी के जगह पे एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है और इसमें अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और शामिल होंगे और ये मिलकर के एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण करेंगे। तो इसमें सबसे पहला शिफ्ट हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो एक सिंगल डिसिप्लिन कॉलेज होता था, जैसे मान लीजिए IIT है जो सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए, तो BEd कॉलेज है, तो इस तरह के कॉलेजेस के स्थान पर आने वाले समय में उनको बहुविषयक या मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये हमें दर्शाता है कि एक बृहद सोच है, एक तरह का लचीलापन है, एक तरह का उदारवादी दृष्टिकोण है और ये इस बात को रेखांकित करता है कि शिक्षा सिर्फ आप एक शाखा में फर्ट होकर के शिक्षित नहीं हो सकते। आपको सभी चीजों को इसमें सामंजस्य बिठा के चलना होता है। मान लीजिए आप एक इंजीनियर हैं, तो अगर पहाड़ में कोई इंजीनियर कोई कंस्ट्रक्शन करने चलता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि निर्माण से किस तरह का इम्पैक्ट होगा पर्यावरण के ऊपर, वहाँ की जो आबादी है उससे किस तरह का फर्क आने वाला है। इन सब चीजों की, वहाँ की भाषा को वो समझे, तो इन सब चीजों को जो वो समझेगा तो वो अच्छा कुछ कर पाएगा। दूसरा बड़ा शिफ्ट हमें दिख रहा है इसमें जो यूजी प्रोग्राम में है
वो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का है। इसमें 4 साल का ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें बच्चा किसी भी स्तर पे शामिल हो सकता है और किसी भी स्तर पे उसको छोड़ सकता है, कोई अगर परेशानी आए तो पढ़ाई को, और फिर जब उसे सुविधा हो तो वापस ज्वाइन कर सकता है। तो इसमें और हर लेवल पे वो जितना ज्ञान प्राप्त करेगा उसको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, और हर चीज का एक बैंक बनेगा, एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनेगा, और वो उसका फायदा जब कभी भी वो लेना चाहे तो ले सकता है। इसी तरह छोड़े के प्रोग्राम को कभी भी ज्वाइन कर सकता है। तो ये अलग अलग जो हमारी डेमोग्राफी है, अलग अलग तबके के लोग हैं, अलग अलग परेशानियों के साथ रह रहे हैं, तो उनको सबको कैसे शिक्षा के अंदर समाहित किया जाए, मुझे लगता है उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है जो हमें शिक्षा नीति में दिखाई दे रहा है। और जो साइंटिफिक टेम्पर और रिसर्च पे जोर है, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है। एक और चीज है, वो ये है कि छात्र क्या करेंगे, इस बात पर तो बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन जो रिसोर्स पर्सन है यानी शिक्षक है, इस बार उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और उस पर भी जोर दिया गया है। ये इस शिक्षा नीति की एक बहुत दूसरी खास बात है कि ये टीचर सेंट्रिक पॉलिसी है, और ये इस विचारधारा पे आधारित है कि अगर स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम को हमें लाना है तो उससे पहले उसे टीचर सेंट्रिक होना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक जो है वो एक तरह से एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, डिसमिनेटर ऑफ नॉलेज या क्रिएटर ऑफ नॉलेज हम कह सकते हैं कि है। और शिक्षक की ज्ञान और संवेदना दोनों का विस्तार हो, और बहुत जोर दिया गया इस पॉलिसी में इस बात की उसको सीखने की कला आनी चाहिए, लर्न टू लर्निंग। शिक्षक को पता होना चाहिए कि किस तरह से वो निरंतर सीखते रहने का कार्य करे। माना गया है कि एक टीचर ट्रांसफॉर्म से पर्सन इनटू पर्सनैलिटी, तो बहुत बड़ा दायित्व है उसके कंधों पर। तो एक तरफ तो शिक्षक को समान सुविधाएं दी जानी है, मतलब अगर हम ये नहीं करेंगे कि संगीत के शिक्षक को कम महत्व देंगे, विज्ञान के शिक्षक को ज्यादा दे देंगे, तो उनको समान स्तर पे लाके उनका मॉरल बूस्ट किया जाएगा, समान वेतन, समान जॉब कंडीशंस दी जाएंगी। और इसके अलावा उनको भी ये कोशिश करनी होगी कि वो अपने ज्ञान का विस्तार करें और संवेदना का विस्तार करें, और हमेशा सीखते रहने के प्रोसेस में संलग्न रहें। ये जो टीचर सेंट्रिक पॉलिसी है, इसमें सबसे ज्यादा जोर शिक्षक पर है। उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की व्यवस्था की गई है। पहले भी वर्कशॉप वगैरह होती थी, लेकिन अब उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। उसमें पीयर लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट है कि एक शिक्षक दूसरे शिक्षक से भी सीखेगा, और एक स्टैंडर्ड पॉलिसी नहीं बनेगी कि इस तरह की वर्कशॉप होगी और सब लोग उसको ज्वाइन करेंगे। जिस शिक्षक को जिस तरह की ट्रेनिंग चाहिए वो उस तरह की ट्रेनिंग लेके अपने आप को इक्विप कर सकता है। तो एक तरफ उनको फैसिलिटीज दी जाएंगी, ट्रेन किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा उनके साथ। दूसरी तरफ उनसे अपेक्षाएं होंगी कि वो समाज के, राष्ट्र के और मानवता के कल्याण के लिए, निर्माण के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। तो उनके कंधों पे बहुत बड़ा दायित्व भी इसके साथ आता है। समावेशी शिक्षा की बात हो रही थी, इसमें सभी तबकों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। हालांकि इसमें जो हाशिए पर कुछ लोग हैं उनके बारे में कुछ सीधे तौर पे नहीं कहा गया है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज आई है वो महिला और ट्रांसजेंडर लोगों की शिक्षा की बात की गई है। ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है या महत्वपूर्ण इंक्लूजन है। हाँ, इंक्लूजन तो है बेशक, लेकिन वो किस तरह किया जाएगा इसके बारे में कोई बहुत ठोस बात इसमें नहीं की गई है। हालांकि हम समझते हैं कि ये नीति है, ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट तो है नहीं, इसमें एक दिशा दी गई है कि इस तरह से काम हुआ जाना चाहिए। जब भी कोई डॉक्यूमेंट आता है तो उसमें बहुत सारे आइडियल्स होते हैं, बहुत सारे आदर्श होते हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें किस किस तरह की परेशानियां इस शिक्षा नीति को लागू करने में आने वाली हैं? हाँ, बहुत तरह की परेशानी आने वाली, क्योंकि इससे कई लोगों की हमें जरूरत होगी। एक तो शिक्षा कॉन्फ्रेंस लिस्ट का विषय है, तो सभी राज्यों की सहमति चाहिए होगी। उन राज्यों को भी अपने अपने स्तर पे कानूनों में बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटी को अलाउ करने की बात हुई है कैंपस खुलाने की, तो ये अलग अलग राज्यों पर डिपेंड करेगा कि वो क्या करेंगे इस संबंध में। जो ट्यूशन की भी बात है, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात है, इन सभी में एक तो पेरेंट्स की एस्पिरेशंस हमें देखनी होंगी। कई बार पेरेंट्स ही नहीं चाहते कि रीजनल लैंग्वेजेस या मातृभाषा में उनके बच्चों को शिक्षा दी जाए, तो उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं, समय की क्या आवश्यकता है, शिक्षक किस तरह से उसमें कंट्रीब्यूट करता है, राज्य सरकारें कैसे सहयोग करती हैं, और केंद्र सरकार की भी इच्छा शक्ति क्या है, और फिर उसके लिए कितना बजट आता है। जैसे 6% का टारगेट है, ये माना गया है कि कुल खर्चे का 20% शिक्षा पे व्यय किया जाना चाहिए, लेकिन ये सब होगा या नहीं होगा ये इस पे निर्भर करेगा कि किस तरह से ये सारी एजेंसीज मिल करके इसके लिए काम करती है।
अगर ये मिलकर काम नहीं करेंगी, काफी हद तक जैसे इस शिक्षा नीति में सार्वजनिक शिक्षा केंद्रों को पुष्ट करने की बात है, सार्वजनिक शिक्षा से ज्यादा बल है, तो पब्लिक सेक्टर की बात अधिक होने के बाद भी हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर हमारे देश में काफी हद तक डोमिनेट करता है। और खासतौर से भाषाई माध्यम को लेकर के वो लोग काफी सतर्क हैं, और मुझे लगता नहीं है कि वो शिफ्ट देखेंगे कि वो अंग्रेजी माध्यम से दूसरी भाषाओं में आए। तो ये सारी दिक्कतें आने वाली हैं। प्राइवेटाइजेशन जो है उससे कैसे नियंत्रण किया जाएगा, और किस तरह से हम सरकारी इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देंगे, किस तरह से हम क्षेत्रीय भाषाओं और भारत की भाषाओं और हिंदी को प्रमोट कर पाएंगे, और किस तरह से फंड जो एक हमने 6% का टारगेट हमेशा रखा है शिक्षा में बजट के लिए, लेकिन वो अचीव नहीं किया कभी, तो ये कैसे होगा, ये एक देखने वाली बात होगी। और यदि ये नहीं हो पाता है तो फिर कोई खास बदलाव नहीं आएगा। नीति अपने आप में बहुत अच्छी है। आपकी नजर में कोई ऐसा बिंदु है जिसको एड्रेस नहीं किया गया, या कोई ऐसा क्षेत्र है जिस पर कम स्ट्रेस दिया गया हो? हाँ, 25% का रिजर्वेशन चाहे सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल हो, उनमें उन बच्चों के लिए हो जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस विषय में शिक्षा नीति का मोह रह जाना मुझे लगता है कि एक परेशानी की बात है। भाषा के संदर्भ में भी जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है और ये सब पुराना है, इसको एड्रेस तो किया गया है, लेकिन जिस तरह से हिंदी के संदर्भ में बैक फुट से गई है सरकार और हिंदी को उससे बाहर किया गया है, मतलब 2 भाषाओं से बात की है, इसको लेकर के भी मुझे थोड़ी सी परेशानी दिखती है। साइंटिफिक जो एक ओवरऑल नीति है उसमें बाकी सारे बिंदु अच्छे हैं। ये कुछ एक चीजें हैं जो मुझे लगता है कि इनको भी एड्रेस किया जाता। और जो आपने ट्रांसजेंडर और महिलाओं की बात की, उनके लिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत व्यापक योजना या व्यापक दिशा इस शिक्षा नीति में मुझे नहीं दिख रही है। और जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए छोटी छोटी बातें तो हैं, जैसे के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा जो दिव्यांग फ्रेंडली हो, या स्कूल कॉम्प्लेक्स में एक स्पेशल एजुकेशन टीचर होगा उनके लिए, लेकिन इसके अलावा कोई बहुत विस्तृत योजना, बहुत व्यापक योजना नहीं दिखाई दे रही है। तो ये इन चीजों पे थोड़ा सा और काम होता तो शायद ज्यादा अच्छी बात होती। अदरवाइज ये नीति मुझे अपने आप में काफी अच्छी नीति लग रही है, जो हर मायने में एक आदर्श समाज और एक आदर्श व्यक्ति के निर्माण में सक्षम दिख रही है। जिस तरह की साइंटिफिक टेम्पर और क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई, वो भी अपने आप में बहुत अच्छी है, सही मुझे कहना है। बाकी सफलता तो इस पर निर्भर करेगी किस तरह से मिलजुल के काम होता है, और वो जो हम कहते हैं सर्वभूत रथा का भाव जब होगा सरकार के अंदर भी और इनको लागू करने वाले लोगों के अंदर भी, तभी ये शिक्षा नीति सफल होगी। जी, डॉक्टर रेणु शुक्ला, आपने नई शिक्षा नीति पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।